बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा, इट इज़ अबाउट बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम, या इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पाई चार्ट्स पढ़ लिए, बार ग्राफ्स पढ़ लिए, हिस्टोग्राम्स पढ़ लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स पढ़ ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ ली। ठीक है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम है एक, और एक है बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम है। ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम है। बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम के अंदर ये एक ऐसी डायग्राम है जो हमें मुख्तलिफ चीजें बताती है। ये 5 मुख्तलिफ चीजें बताती है, ये 5 डिफरेंट आइटम्स बताती है हमें डेटा के बारे में। ठीक है, लिख लें, 5 डिफरेंट चीजें बताती है। अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट शोज 5 नंबर समरी ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। A box and whisker plot या डायग्राम shows 5 number summary for a set of data a box and whisker plot या diagram shows 5 number summary for a set of data। अब वो 5 number summary 5 different चीजें बताती हमें, या यूं समझ लें, it tells us 5 properties of data। It tells us 5 properties of data। वो 5 properties कौन कौन सी वाली हैं? नंबर 1, मिनिमम वैल्यू। नंबर 2, लोअर क्वार्टाइल। नंबर 3, it tells us median। Number 4, it tells us upper quartile। Number 5, it tells us maximum value। Number 5, it tells us maximum value। इसका प्लॉट किस किस्म का होता है बच्चों? इसका प्लॉट बना ले। Its plot looks something like that। इसका प्लॉट कुछ इस किस्म का होता है। ये जो मैं नीचे ब्लू पेन से बना रहा हूं, इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ब्लैक पेन से प्लॉट है, ब्लू पेन से एक्सिस है। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इस प्लॉट में ये एक लाइन भी लगाई हुई है मैंने बीच में। ठीक है, ब्लैक पेन से जितना भी है, इट इज द प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम इज द वन दैट इज इन ब्लैक। ये वाली जो सी वैल्यू है, ये जो कॉलम है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, इट टेल्स अस मिनिमम वैल्यू। ये बताती है मिनिमम वैल्यू। ये जो वर्टिकल है बार, ये जो यहां पे लगी हुई है, इट टेल्स यू द, यहां पे लिख देता हूं, ये बताती है मिनिमम वैल्यू। ये बताती है आपको लोअर क्वार्टाइल, बॉक्स जहां पर खत्म होता है एक्स एक्सिस पे। ये बताती है आपको अपर क्वार्टाइल, जहां पे ये जो फाइनल इसकी वर्टिकल बार होती है, ये बताती है आपको
वेरी गुड, यस, मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो दरमियान की लाइन है ये फ्लक्चुएट करती है, ये कभी इधर भी हो सकती है, मिडिल में भी, राइट, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकती है। ये आपको बताती है मीडियन। ये आपको बताती है मीडियन। मतलब इसके जो सा ये बॉक्स है, ये हम लोग फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आपके पास लोअर क्वार्टाइल भी गिवन होता है, मीडियन भी होता है और अपर क्वार्टाइल भी होता है। वहां से देखकर भी ये प्लॉट हमारा मुकम्मल किया जा सकता है। और तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, यहां से लेकर अपर क्वार्टाइल से लोअर क्वार्टाइल तक की रेंज एक खास, एक और नया नाम कैरी करती है। इसको कौन सी रेंज बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। दिस इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। कल हमने दो बातें पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। मीडियन इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, मीडियन इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज इज रिलेटेड टू द कंसिस्टेंसी। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज रिलेटेड टू द कंसिस्टेंसी। परफॉर्मेंस और मीडियन आपस में किस तरह रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है। बच्चा ये इसको इस्तेमाल करें। आप हमेशा बात वही वाली है ना, आप बिल्कुल कुछ जवाब ही नहीं देते आगे। मीडियन और परफॉर्मेंस आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन दूसरा जो सा है कंसिस्टेंसी और इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो इनवर्सली रिलेटेड है। उनका ताल्लुक कैसा है? इनवर्सली रिलेटेड है वो। यानी कि अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज कम होगी तो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? वो जो ज्यादा कंसिस्टेंट डेटा है ना, उसका ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? इस किस्म का दिखेगा, कंसिस्टेंट ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब ऐसा उसका जब प्लॉट बनाया जाता है, बात समझ आ रही? ऐसा जब प्लॉट बनाया जाएगा, यहां पे जो सी वैल्यू आएगी वो कौन सी वाली आएगी? उसकी अपर क्वार्टाइल की। यहां पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? वो उसकी लोअर क्वार्टाइल की। तो इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? बहुत ज्यादा है या बहुत बड़ी है? छोटी है? छोटी सी है ना इसकी बच्चों। इंटर क्वार्टाइल रेंज इसकी क्या है? बहुत छोटी सी। अगर इसी के मुकाबले में मैं एक ऐसा बना दूं ग्राफ, ऐसा ग्राफ बना दूं, देखें अब इसका लोअर क्वार्टाइल कहां पर है? ब्लू वाली जगह को देखें, इसका लोअर क्वार्टाइल इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक हो गया? और इसका अपर क्वार्टाइल किधर आ जाएगा? आगे आएगा। अपर क्वार्टाइल आगे आ गया। अब एक की इंटर क्वार्टाइल रेंज कम है, दूसरे की इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब है जो ब्लू वाला है उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है डेटा के अंदर। यानी कि किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी के बहुत ही ज्यादा फासले से मार्क्स हैं। ये करीब करीब का मतलब क्या है? सबके मार्क्स इसके एक दूसरे के क्या है? करीब करीब मार्क्स ही आ रहे हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो ये जो कॉम्पैक्ट पतला सा जो ग्राफ होता है ना, इसका मतलब होता है उसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज कम होगी तो द क्लास परफॉर्मेंस इज अबाउट क्लोज टू ईच अदर। एवरी क्लास में सारे क्या है? कंसिस्टेंट है, एक दूसरे के करीब करीब है। इनकंसिस्टेंट क्या होगा? किसी के 40 है, अगले के वो 49 है, अगले के वो 58 है। मतलब इस तरह बहुत फासले से है, सालों की वैल्यूज इधर इधर दूर दूर आ रही हैं। तो जब उनको बनाएंगे कर्व को, तो थोड़ी सी एक्सपैंडेड कर्व बनेगी उसकी। जब डेटा करीब करीब होता है तो उसकी कर्व कैसी बनेगी? इसे पतली सी कर्व बनेगी। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? क्लियर है ना ये चीज? और इसी तरह से जिसका मीडियन ज्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे अब यहां पे अगर हम देखें कंपैरेटिव, अगर आप बात करें, एक का मीडियन क्या आ रहा है? यहां पर लोअर क्वार्टाइल के करीब है, और दूसरे का मीडियन क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा है। अब इन दोनों के परफॉर्मेंस अगर आपने दोनों की मेजर करनी है, तो जिसका मीडियन ज्यादा होगा, रेड कलर जो है ना, वो मीडियन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि वो मिडिल क्वार्टाइल है। तो वहां मिडिल क्वार्टाइल से क्या बात पता चलती है कि जी उसकी परफॉर्मेंस उस टेस्ट की ज्यादा होगी, या उस डेटा की परफॉर्मेंस क्या है? ज्यादा है। इसी तरह से जब आप यहां पर देखते हैं, तो यहां का जो लोअर क्वार्टाइल है वो और मीडियन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मोर क्लोज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? सो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता कि अच्छा हमेशा लोअर क्वार्टाइल के करीब होगा। इट कैन बी मीडियन वाली जो है वर्टिकल लाइन, इट कैन बी समवेयर इन बिटवीन, इट कैन बी समवेयर क्लोज टू द अपर क्वार्टाइल। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये जो बॉक्स है, इनफैक्ट
ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर जो सी ना 3 वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। हमेशा एक वैल्यू होगी किसकी, लोअर क्वार्टाइल की, एक होगी आपके पास अपर क्वार्टाइल की, और समवेयर इन बिटवीन एक और लाइन वर्टिकल दिखाई देगी, वो किसकी होगी, मीडियन की होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। अपर क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों, 75th परसेंट, ये हमने कल पढ़ा था। मीडियन क्या होता है बच्चों, 50th परसेंटाइल होती है। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों, 25th परसेंटाइल होती है। मिनिमम वैल्यू इज द फर्स्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज द फाइनल वैल्यू। ये लास्ट, ये आपकी बात दुरुस्त है, ये फाइनल वैल्यू होगी। और ये कौन सी होगी, फर्स्ट या द बिगिनिंग वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है आपकी, फर्स्ट वैल्यू होगी। अच्छा, इस फर्स्ट वैल्यू से एक और चीज भी आप निकाल सकते हैं, भला क्या, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का फर्क क्या कहलाता है, रेंज, सिंपल रेंज जिसको आप बोलते हैं, सिंपल रेंज जिसको आप बोलते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या निकल आएगा, रेंज निकल आएगा, डेल्टा, चेंज ऑफ द डेटा। समझ आ रही मेरी बात की नहीं। सो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में बस ये 3-4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, बीच वाली लाइन मीडियन होती है। अक्सर औकात सवाल होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के बाद बॉक्स एंड विस्कर भी बनाए। अब बॉक्स एंड विस्कर का डेटा क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बताएगी सारा का सारा आपको। या अगर ये चीज दे दी जाए, 1 2 3 4 5 पॉइंट दे के हम ग्राफ पे प्लॉट करके उनको कर्व की मदद से जोड़ दें, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी हमारी बन सकती है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, 100th वैल्यू सिग्मा एफ वाली, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, सिग्मा एफ। इसीलिए आप नोट करें मैंने नीचे कौन सा एक्सिस बनाया है, एक्स एक्सिस। इसमें वाई एक्सिस नहीं है, इसमें वाई एक्सिस नहीं होता, इसमें डेटा के बारे में मालूमात होती है हमारे पास सिर्फ। क्लियर है ये बात की नहीं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट डेटा है ये आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं। और ये वाला आपके क्या है, फाइनल डेटा है आपका। इट डजंट टेल यू द फ्रीक्वेंसी, ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बताती, ये बात याद रखें, ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बताती बच्चों। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यस नहीं, वो यूं भी हो सकता है कि यहां पे, हाँ कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। इसका जरा इस एग्जांपल का मुझे बताएं, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। लोअर क्वार्टाइल क्या है इसका, ये कौन सी वैल्यू जी, कौन सा क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल है। सारी वैल्यूज जरा प्लॉट करें इसकी। ये ब्लू वाली कौन सी वैल्यू है बच्चों,
दिस इज द मीडियन। ब्लैक वाली है आपके पास अपर क्वार्टाइल, और ये जो पहले आ रही है ये आपके पास है लोअर क्वार्टाइल, और ये है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। तो इन सारी वैल्यूज को पेन डाउन करें जरा। मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू, मैं डेटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, वी आर इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, डेटा। एक्स एक्सिस की बातें हो रही है। लोअर क्वार्टाइल डेटा इज 10, अपर क्वार्टाइल 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18.5, मीडियन 16.5। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2, नहीं नहीं डिफरेंट है। यहां पे देखें, ये क्या चीज बताएगी आपको, मिनिमम वैल्यू। ये क्या बता रही है आपको, मैक्सिमम वैल्यू। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 100, अपर क्वार्टाइल हो गया आपका 80, लोअर क्वार्टाइल हो गया आपका 40, और मीडियन हो गया आपका 70। मीडियन हो गया आपका 70। क्वेश्चन लिखें, द गिवन बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम शोज मार्क्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स The given box and whisker diagram shows marks of science and maths in a test. In a test,
40, 30, 10 एंड 0। ऊपर वाला जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है वो है एक टेस्ट का, नीचे वाला बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है वो है दूसरे टेस्ट का। नीचे वाला जो सा है ये है मैथ्स के टेस्ट का, ये है साइंस के टेस्ट का। क्वेश्चन है जी, comment on the performance and consistency of both the tests. Comment on performance and consistency of both the tests. ये साइंस के टेस्ट के सारी रीडिंग्स हैं जी। मैक्स वैल्यू साइंस की 90 है, मैक्स वैल्यू ऑफ साइंस इज 90, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइंस इज 12। आप लोग अपनी रीडिंग के मुताबिक देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो आपके पास नीचे आ रही है ऑलमोस्ट आपने ठीक बनाना है, क्योंकि गिवन क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है तो आपकी रीडिंग थोड़ी सी ऊंची नीची हो सकती है। लोअर क्वार्टाइल ऑफ साइंस जो सा है वो है आपके पास 35, अपर क्वार्टाइल है आपके पास 70, मीडियन आ रहा है आपके पास 55, मीडियन आ रहा है आपके पास 55। ऊपर वाले टेस्ट की तरफ आते हैं जरा। ऊपर वाले टेस्ट मैथ्स की तरफ आते हैं।
मैथ्स के टेस्ट के मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 20। मिनिमम मार्क्स कितने, मतलब जिस बच्चे ने जितने भी मिनिमम मार्क्स लिए हैं, मिनिमम वैसे होते तो 0 है, लेकिन जो गिवन डेटा है सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने हैं वो हैं, सबसे कम ऑब्टेन्ड मार्क्स 20 हैं जी। मैक्सिमम मार्क्स कितने लिए हैं मैथ्स में? 100। अपर क्वार्टाइल आ रही है मैथ्स के टेस्ट में। मैं मैथ्स का सारा ब्लू कलर से बना रहा हूं और जो साइंस है उसका रेड कलर से बना रहा हूं ताकि आपके लिए मिक्स ना हो। अपर क्वार्टाइल मैथ्स का कितना हो गया? 80। मीडियन ऑफ मैथ्स मीडियन कितना आ रहा है? 65। लोअर क्वार्टाइल 48 आ रहा है मेरे पास। लोअर क्वार्टाइल कितना आ रहा है? 48। हर टेस्ट की जो रीडिंग्स हैं वो यहां पे डिफरेंट कलर से लिखी हुई है। कुछ आपके पास जो मैथ्स का टेस्ट है उसकी ब्लू कलर से मैंने बना दी है और साइंस का रेड कलर से बता दिया है सारा। पहले हम बात करते हैं जरा परफॉर्मेंस के ऊपर। आपको मालूम है ना, परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मीडियन। मीडियन ज्यादा होगा जिसका, उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी? बेहतर होगी। और कंसिस्टेंसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू। मतलब एज अ कमेंट वाइज बात की जाए तो कंसिस्टेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज कम होगी तो कंसिस्टेंट ज्यादा होगा डेटा, ठीक है। सो यहां पर देखा जाए मीडियन, साइंस का मीडियन कितना है बच्चों? रेड पेन से मीडियन लिखा हुआ 55। मैथ्स का मीडियन कितना है? 65। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि नहीं, सिंस मीडियन किसका? मैथ्स का इज ग्रेटर देन किससे? मुझे चले पहले ये बता दें, मीडियन ऑफ मैथ्स कितना आ गया आपके पास? 65। मीडियन ऑफ साइंस कितना आ गया? मीडियन ऑफ साइंस कितना आ गया? 55। इन दोनों में से मीडियन ऑफ मैथ्स इज बिगर, मीडियन ऑफ मैथ्स इज बिगर, सो सिंस median of maths is greater than median of science, so performance in maths test is better than, so performance in maths test is, so performance in maths test is better than science. Performance in maths test is, performance in maths test is better than science. ठीक है बात क्या नहीं? अब आते हैं जरा इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरफ। अब आते हैं जरा इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरफ।
अब आते हैं जरा इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरफ। डेल्टा क्यू निकालते हैं, किसका? मैथ्स का। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मैथ्स के टेस्ट की क्या है बच्चों, बताएं मुझे। 80 माइनस 48, 80 माइनस 48, इसकी कितनी आ गई? 32। और इसी तरह से डेल्टा क्यू साइंस के टेस्ट की कितनी आ गई? वही फॉर्मूला है, अपर क्वार्टाइल ऑफ साइंस माइनस लोअर क्वार्टाइल ऑफ साइंस। अपर क्वार्टाइल ऑफ साइंस कितनी आ रही है? 70 माइनस 30, 35। इसकी कितनी आ गई? 35 आ गई। एक की इंटर क्वार्टाइल रेंज 32 आ गई, दूसरी की इंटर क्वार्टाइल रेंज 35 आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि नहीं, डेल्टा क्यू ऑफ साइंस इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू ऑफ मैथ्स। कह सकते हैं कि नहीं? सो हम ये कहेंगे द साइंस टेस्ट रिजल्ट्स आर मोर कंसिस्टेंट, नहीं लेस कंसिस्टेंट। मैथ्स के क्या है, ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू कम हो तो कंसिस्टेंसी उसकी बढ़ जाती है। सो हम कह सकते हैं सिंस डेल्टा क्यू ऑफ साइंस इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू ऑफ मैथ्स, सो consistency in the maths marks is higher than science test marks. Consistency in the maths marks is higher than science test marks. In other words, आप ये भी कह सकते हैं consistency of students in maths is higher than in science. Consistency of students in maths is higher than in science. बात समझ आई कि नहीं आई? कॉन्सेप्ट है जी स्केटर डायग्राम का। स्केटर डायग्राम बेसिकली एक ऐसी डायग्राम है जो कि रिलेशनशिप, कोरिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट डेटा आइटम्स के लिए इस्तेमाल होती है, कि उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में किस तरह के। जैसे देखें, रिकॉल कराता हूं, पहले आप लोग हमेशा जब एक्सेस बनाते थे तो यहां पर आप एक्स एक्सेस पर लिखते थे अपना डेटा लिखते थे कि नहीं, और वाई एक्सिस के ऊपर आप लोग क्या लिखते थे, अपना फ्रीक्वेंसी लिखते थे। ऐसे ही करते थे ना पहले। अब वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि डेटा का रिलेशनशिप आपने देखना है। एक्स एक्सिस के ऊपर एक डेटा, वाई एक्सिस के ऊपर दूसरा डेटा आप प्लॉट करेंगे। जैसे फिजिक्स और मैथ्स की आपने टेस्ट की बात की थी पहले, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे थे, तो हम लोगों ने वहां, और अभी भी जिस तरह से आप लोगों ने मैथ्स और साइंस के टेस्ट को आपस में कंपैरिजन किया, इसी तरह के डेटा के ऊपर एक और टाइप का एनालिसिस है कि वो दोनों डेटा आपस में कैसे रिलेट करते हैं। एक ही स्टूडेंट ने मैथ्स का पेपर दिया है और उसने फिजिक्स का पेपर दिया है, उसी स्टूडेंट ने दोबारा मैथ्स का दिया है, फिर फिजिक्स का दिया, फिर दोबारा मैथ्स का दिया, फिर फिजिक्स का दिया, तो वो तमाम उसकी जो सी परफॉर्मेंस है ना, वो हम उस पर प्लॉट कर रहे होते हैं कि पहले टेस्ट में फिजिक्स मैथ्स की परफॉर्मेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उनकी वैल्यूज लिख के प्लॉट डॉट लगा लेंगे, उसका मुख्तलिफ डॉट्स आ रहे होंगे उसके। अब उन तमाम डॉट्स को आपस में किसी तरह से हम देखेंगे, उस देखने के तरीके को हम बोलेंगे या उस डायग्राम को बोलेंगे स्केटर डायग्राम। अब उसके जो ताल्लुक है, उसके जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है, उनका रिलेशनशिप किस तरह का। अ रिलेशनशिप कुड बी
अब पॉजिटिव कोरिलेशन या उसका कोई नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है या बिल्कुल नो कोरिलेशन. The data is not correlated to each other. The diagram will tell us when the मुख्तलिफ या different type of data are positively correlated, are they negatively correlated, या ये जो है ना ये बिल्कुल भी correlate एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है डेटा का. Diagram will tell us. समझ आ रही है मेरी बात ही कि नहीं? सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, हम लोगों ने उन तमाम जितनी भी प्लॉट्स बन रहे होंगे उनको हम लोगों ने आपस में एक बेहतरीन लाइन से जो है ना लाइन ऑफ बेस्ट फिट उसको बोलते हैं, उससे हम लोगों ने ज्वाइन करना है उसको. सो जब हम पहली दफा इस बात को लिखेंगे स्केटर डायग्राम को बच्चों, सो वी विल राइट इट. स्केटर डायग्राम इज यूज्ड फॉर it is used to see the relationship yeah, you can say that connection between two pieces of data, connection between two pieces of data. For example, a teacher can check the correlation. A teacher can check the correlation between the grades of maths and physics, between maths and physics, the connection can be made या relation can be made by drawing. The connection या relationship can be made by drawing a line of best fit to predict one data value, let's say physics marks, let's say physics grade from a known data value let's say maths grades, यहां पर लिखा जाएगा डेटा 1, वाई एक्सिस पर लिखा जाएगा आपका डेटा 2. डेटा 1 मैथ्स के मार्क्स हो सकते हैं, डेटा 2 फिजिक्स के मार्क्स हो सकते हैं, और इनकी जो वैल्यूज है ना वो यहां पर ना यू मेंशन की जाती हैं. इनकी जो वैल्यूज है फसी कैसे दिखाई दी जाती है? इस तरह से दिखाई दी जा रही होती है. इनकी वैल्यूज इस तरह से दिखाई दी जाती है. मतलब ये वो पॉइंट्स है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपने प्लॉट किया होता है. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब ये सारे जो से पॉइंट्स हैं या तो ये यूं दिखाई देंगे आपको, डेटा 1, डेटा 2, या तो ये कुछ इस किस्म से दिखाई देंगे आपको, इस किस्म से दिखाई देंगे. बात समझ आ रही है कि नहीं? अब दोनों की तरफ अगर आप नोट करें तो आपको एक चीज पैटर्न फील हो रहा होगा. एक वो राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ वाला पैटर्न है और एक लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ वाला पैटर्न है.
अब दोनों डेटा मुख्तलिफ तरह के हैं। अब इनके अंदर ना इनके वैसे पता तो चल गया कि इनका पैटर्न राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है या लेफ्ट से राइट की तरफ, हमने फिर भी एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बतानी होती है। अब ये एक बड़ी काम की बात है, ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ये कौन सी वाली लाइन है? द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज द लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, फुट रूलर की मदद से बनाई जाएगी, उससे ऊपर और उससे नीचे नंबर ऑफ डेटा इक्वल होना चाहिए। किसको कनेक्ट करें? वो फाइनल वैल्यू को और इनिशियल वैल्यू को इस तरह से कनेक्ट करें कि उस लाइन से ऊपर और उस लाइन के नीचे नंबर ऑफ क्रॉसेस क्या हो? सेम नंबर ऑफ क्रॉसेस होने चाहिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो ये हर क्वेश्चन में ये जो बच्चा बना रहा होता है तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का 1 मार्क होता है, जस्ट 1 मार्क, वेरी सिंपल मार्क। एक नंबर पूरे का पूरा किसका होगा? लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का। और ये लाइन क्या है? ये कोई मैथमेटिकल या कोई कैलकुलेटर वाला काम नहीं है, ये सिर्फ आपने लाइन बनाते हुए ये निशान ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्रॉस उस लाइन से इस साइड पर और नंबर ऑफ क्रॉस यानी कि डेटा आइटम उस लाइन के ऊपर तादाद क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? बनाए जरा लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दो तीन चार ऊपर आ गई हैं। चलो मैं तो बैलेंस करने के लिए खुद से बना देता हूँ यहाँ। ठीक हो गया? मेरी भी 4 नीचे आ गई है। ठीक है? यस, हाँ ये बात आप कर सकते हैं। जब डेटा, असल में इसको यूं भी पढ़ा जाता है कि जब डेटा 1 बढ़ता है तो डेटा 2 भी क्या कर रहा है? डेटा 1 जब बड़ा हो रहा है डेटा 2 भी क्या हो रहा है? ग्रेडियंट बढ़ने का मतलब ये है, कह सकते। और यहां पे देखो जब डेटा 1 बढ़ रहा है तो डेटा 2 की वैल्यू क्या होती जा रही है? कमिंग टुवर्ड्स नीचे की तरफ। तो डेटा 1 बढ़ रहा है तो डेटा 2 क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। अच्छा इसमें कितने ऊपर आ गए जी? 1 2 3 4 5 4 बैलेंस करना है ना हमने। ये लो जी, समझ आई? हमने 5 ऊपर और 5 नीचे क्रॉस बना ली। कॉपी में तो गिवन होते हैं, वो बड़ी सही तरह से बन रही होती है जी। नहीं, एक सिचुएशन हमेशा या ऐसी होगी या ऐसी होगी। एक तीसरी सिचुएशन भी है, एक तीसरी सिचुएशन भी है बच्चों। ये डेटा 2 है, ये डेटा 1 है। अब देखें पहले इसको समझ ले जरा, इनको समझ ले जरा। इन दोनों को क्या कहा जाता है? ये क्या होती है बच्चों? लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये कितने नंबर की आएगी? 1 मार्क। ठीक है, अगर आ गई 1 नंबर की बात होती है। दूसरा नंबर किस चीज का होता है? दूसरा नंबर किस चीज का होता है? रिलेशनशिप बताना। इसकी कोरिलेशन कैसी है? इसकी होगी पॉजिटिव कोरिलेशन, उसकी होगी नेगेटिव। बस इतनी सी बात है। ठीक है, हलवा मार्क्स होते हैं। फंसी कौन सी कोरिलेशन? फंसी पॉजिटिव कोरिलेशन। फंसी ग्रेडियंट क्या है इसका? पॉजिटिव है। ठीक है, आपकी वजह से लिख लिया। ठीक है, ताकि याद रहे। इसकी कोरिलेशन कैसी है? नेगेटिव कोरिलेशन है। और फंसी ग्रेडियंट क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का लिख लें अपने पास। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का लिख लें। द लाइन मस्ट बी बैलेंस्ड, द लाइन मस्ट बी बैलेंस्ड, द लाइन मस्ट बी द बैलेंस्ड लाइन between the number of, the line must be a balanced line, the line must be a balanced line between the number of crosses above and below that line.
balanced between the number of crosses above and below that line. अच्छा, एक और है, एक और ग्राफ होगा जो इस तरह का है। समीर, ग्राफ अपना प्लीज थोड़ा ठीक कर लें, आपका ग्राफ ठीक नहीं है। लाइन के करीब करीब क्रॉस बनाते जाएं। ये कैसा रिलेशन है? ऐसे रिलेशन को बोलेंगे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, बोलेंगे नो कोरिलेशन। इसका कोरिलेशन क्या है? क्योंकि इसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैन नॉट बी ड्रॉन ओवर है, तो इसमें हमें यही पता नहीं लग रहा कि इसका जो ग्रेडियंट पॉजिटिव है ग्रेडियंट नेगेटिव है। मैं लेफ्ट साइड से भी बना सकता हूं लाइन इसकी, और राइट साइड से भी बना सकता हूं। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? सो इसके अंदर बोलेंगे नो कोरिलेशन because line of best fit cannot be drawn over here, because line of best fit cannot be drawn in this scenario. Line of best fit cannot be drawn in this scenario. बात समझ आ रही है? Line of best fit cannot be drawn in this scenario. जी प्लीज। नहीं, सिर्फ इसी तरह की होती है, या तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा या तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ठीक है? नहीं, आपने सिर्फ क्रॉसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है। हाँ, उनकी वैल्यूज लाजमी भी नहीं है कनेक्शन उनका हो। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जो आपके जो क्रॉसेस है ना, आप कह रहे हैं कि मैक्स क्रॉस को मिन क्रॉस के साथ मैच कराना, वो अक्सर औकात ऐसे होगा कि फिर एक तरफ क्रॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, दूसरी तरफ कम हो जाएंगे। इनिशियल तो आपकी अप्रोच यही होती है कि मैक्सिमम क्रॉस और मिनिमम क्रॉस को अटैच कर लो, फिर काउंट करना शुरू कर दो कि टोटल नंबर ऑफ क्रॉसेस कितने थे, लाइन के ऊपर कितने आ रहे, तो रिमेनिंग नीचे छुप जाएंगे, मतलब वो लाइन आपके फुटर के नीचे, फुट रूलर के नीचे आ जाएंगे। बस काउंट कर लेना। अगर वो बैलेंस ना हो रहे हो तो अपने फुट रूलर को थोड़ा सा खुद उसकी एडजस्टमेंट ठीक कर लेना। क्या ख्याल है उसकी? नहीं, ये तो मैं बना रहा हूं ना क्रॉस। एक तो क्रॉस उसने खुद से गिवन होते हैं, तो गिवन क्रॉसेस को आपने कनेक्ट करना होता है। ठीक है बात? मतलब कुछ तो काम खुद करना है ना, शायद नहीं करना। थोड़ा सा तो दिमाग अल्लाह ने जो दिया हुआ है माशाल्लाह से इस्तेमाल करना है उसको। उन्होंने ये सवाल पूछा था हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है नहीं, तो मैंने कहा था नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, या तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा या तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। इसकी ये कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं बताता होता, कंसिस्टेंसी नहीं बताता ये चूंकि कंसिस्टेंसी तो अपने आपस में ताल्लुक है ना, इंटरक्वार्टाइल रेंज के साथ है। ठीक है? तो इसमें इंटरक्वार्टाइल रेंज या इसमें मीडियन उसकी बातें नहीं हो रही होती। इसमें एक सिर्फ दो डेटास का एक ऐसा ताल्लुक, आपस का ताल्लुक क्या है, उनके आपस में कैसा रिलेशन है। यानी कि यूं समझ लें कि जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई जाती है ना, तो अक्सर औकात क्या किया जाता है, जब इससे आइडिया हो जाएगा, मैं इस लाइन को ना थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूंगा। अगर जरा सुनिएगा, ये बात आपके फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स के लिए है, रिसर्च पर्पसेस के लिए है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर एक बच्चे ने मैथ्स में अगर इतने मार्क्स ले लिए हैं, जैसे इस लाइन को आगे कर दिया जाए, इससे एक बच्चे का बिहेवियर आइडिया हो जाएगा ना। अगर एक बच्चे ने मैथ्स में इतने मार्क्स ले लिए हैं, तो उसका हमें फिजिक्स का पता चल जाएगा कि फिजिक्स में वो इतने मार्क्स लेगा, अंदाजन प्रेडिक्शन पता चल जाएगी उसकी। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? क्योंकि पास्ट डेटा ने उसका क्या बता दिया था, बिहेवियर बताया था कि उसका बिहेवियर स्ट्रेट लाइन से जो उनसे निकाला जा सकता है। और बहुत दफा जब स्टैटिस्टिकल मॉडल से आपकी इक्वेशंस डेवलप होती है ना, रन टाइम जब साइंटिस्ट करता होता है, जब वो मैथ्स के अंदर बहुत बाद में स्टेप आती है, सबसे पहले एनालाइज किया जाता है डेटा को। जब एनालिसिस करने के बाद डेटा आइटम्स लिखे जाते हैं, तो फिर इसी तरह के ग्राफ्स बनाए जाते हैं। अभी जब ग्राफ्स बनते हैं ना, तो इन ग्राफ्स की इक्वेशंस बनाई जाती हैं। फिर अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो लीनियर इक्वेशन बनेगी उसकी,
100% ठीक रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वेरी क्लोज टू द जेन्युइन रिजल्ट्स इसके आंसर्स आना शुरू कर देंगे। यानी कि आप इससे बता सकते हैं एआई में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या चीज है, तमाम मुख्तलिफ पुराना पास्ट का डेटा इकट्ठा करके, ठीक है, उसी डेटा को इस्तेमाल करके न्यू कंक्लूजन्स प्रोड्यूस करना, नए फैसले लेना। जैसे आप कहते हैं ना इंटेलिजेंस क्या चीज है, एक बड़ा बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और छोटा कम इंटेलिजेंट होता है। छोटा कम इंटेलिजेंट इस वजह से होता है बिकॉज उसके पास डेटा बैंक क्या है, कम है, एक्सपीरियंस उसका कम है। बड़े का एक्सपीरियंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जब उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसका नॉलेज बैंक बड़ा होगा, तो वो उसका जो आगे जो वो मिसाल के तौर पे कोई फैसला करता है, कोई डिसीजन लेता है इन अ गिवन सिनेरियो, वो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा करेक्ट होगा। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या होती है, अब हमारे पास कोई अनहोनी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पास्ट के तमाम इवेंट्स जो हमारे पास अकर कर चुके थे, हमारी मेमोरी में सेव है, हम उसी के हिसाब से आगे कंक्लूजन करेंगे। जैसे एआई क्या चीज है, जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं होता, बड़ा हो रहा होता तो वो सीख रहा होता चीजें। कैसे सीखता है वो, सबसे पहले वो छोटी सी जगह से छलांग मारेगा, गिरेगा, चोट लगेगी तो रोएगा, दर्द होगा ना उसको। उसके दिमाग ने इस चीज को रजिस्टर कर लेना है कि जी मैं जंप मारी, मैंने, मुझे लगी, चोट हुई, मुझे दर्द हुआ, अगली दफा वो थोड़ी सी ऊंची जगह से छलांग मारते हुए क्या करेगा, डरेगा। वो अगली दफा थोड़ी सी ऊंची जगह से छलांग मारते हुए डरेगा, क्योंकि उसको पता था कि मैंने छोटी जगह से जंप मारी थी तो मुझे क्या हुआ था, पेन हुआ था। इसी तरह से हम लोग भी एआई में क्या करते हैं, आप डेटा बैंक, आप सारा डेटा बैंक अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं, और वो सारे का सारा डेटा बैंक आपके कंप्यूटर में जाता है, और उसके बाद कोई अनहोनी सिचुएशन अगर कर जाए ना, फिर उसी पुराने डेटा बैंक में से एक फैसला लेता है कि आगे भी यही काम होने वाला है। अब हो सकता है वो 100% ठीक हो सकता है वो 100% ठीक ना हो, 90% ठीक हो। तो ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, आपके डेटा की करेक्शन के ऊपर। जो पास्ट का डेटा आपने उसको फीड इन किया था, तो जितना बड़ा नॉलेज बैंक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उतने अच्छे रिजल्ट्स कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकेगा। अब ये कम स्टार्स थे ना, तो इनकी कोरिलेशन थोड़ी सी हमारे पास है। अगर बहुत ज्यादा सारा डेटा आइटम होता तो कोरिलेशन बड़ी बेस्ट बन रही होती। जितना थोड़ा सा यूं है, हो सकता थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ जाना था इसमें। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब डेटा यहां तक गिवन है, लेकिन आप बता सकते हैं कि जब उसकी पहले टेस्ट में इतने मार्क्स अगर वो लेता, तो दूसरे टेस्ट में उसके नेचुरली कितने आने थे। ठीक है, इट इज अ वे टू विजुअलाइज डेटा, सॉरी, इट इज जस्ट अ वे, इट इज अ वे टू विजुअलाइज डेटा, इट इज अ वे टू विजुअलाइज डेटा, to help analyze the data sets, to help us analyze data set। मेन काम क्या है, it is just a way to visualize data, that's it। represent, way to represent data, visualize data मतलब जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो ना ग्रुप्स की सूरत में, तो इसको हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे 20 में से मार्क्स आए आपकी क्लास में, कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने टोटल मार्क्स थे टेस्ट के अंदर कितने, 20। अब स्टूडेंट के मार्क्स पता क्या है, इस तरह से है। 30 में से कर लेते हैं मार्क्स। ये मार्क्स है जी बच्चों के। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इस तरह के उसके प्लॉट्स बनाए जाएंगे। यहां पे लिखा जाता है स्टेम को, और यहां पे लिखा जाएगा लीफ को। अ वेरी इजी वे टू रिप्रेजेंट डेटा।
आप क्या समझे इस डेटा से? स्टेम्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी बच्चों? स्टेम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके टेंस को। और जो लीफ है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके साथ वाले यूनिट्स को। ये कौन सा डेटा है? 0 0 2 2 8 8। ये क्या लिखा हुआ है? स्टेम उसका 1 है, मतलब टेंस में क्या है वो 1। ये क्या लिखा हुआ है? 1 यूनिट्स में लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? 11। ये क्या रीड करेंगे? इसको 12। इसको क्या रीड करेंगे? इसको क्या रीड करेंगे? समझ आ रही है? तो ये जस्ट एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा है, विजुअलाइज करने का डेटा है, विजुअलाइज करने का तरीका है, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीजें उसी तरह पुरानी चल रही हैं। इसमें से इसी डेटा को इसमें कन्वर्ट करना और इसको इसमें कन्वर्ट करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। जिस तरह 20 था तो 20 20 लिखा हुआ, तो हमने 2 के साथ यहाँ पे क्या लिख दिया? 0 0 लिख। जैसे ना, तो यार इसको बेसिकली उस आइडिया से उन्होंने कॉपी किया हुआ है कि एक स्टेम होता है, स्टेम में बहुत ज्यादा सारे पत्ते लगे हुए होते हैं, तो स्टेम सारों का सेम ही होता है। लीव्स क्या होते हैं? उनके डिफरेंट होते हैं। तो जितने डिफरेंट लीव्स हैं वो यहाँ पे लिख दिया, स्टेम सारों का क्या है? सेम ही है। ठीक है ये बात? क्या नहीं समझ आई कि उसमें क्या रॉकेट साइंस है? अच्छा चले दोबारा समझा देते हैं। ये सिर्फ क्या है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे लिखा हुआ ना 11 12 15 15 11, चूंकि टेंस की फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना, मतलब 10 से 20 के बीच में, तो इसका जो स्टेम 1 कर लेंगे। 10 की जगह पे क्या लिखें? 10 तो है ही नहीं, 11 है, तो 11 को क्या लिख देंगे? इन सारों में देखें ना, ये चीज सेम आ रही है ना, इन सब में ये चीज क्या है? ये सेम हो गई है। ये सब में क्या है? सेम। ये इनका क्या बन जाएगा? स्टेम। स्टेम सारों के अंदर क्या होता है? सेम होता है। स्टेम सारों के अंदर क्या है? लीव्स क्या है सारों के? ये सारा क्या है? डिफरेंट है। कोई वैल्यू मिस तो नहीं कर दी मैंने? इसी तरह से यहां पे देखें, व्हाट इज दिस? 0 0। तो 0 सारों के साथ क्या आ रहा है? सेम। स्टेम के साथ तो लीफ है, वो सारे क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। सिमिलरली आप इस तरफ देखें जरा, अगला स्टेम स्टार्ट होने लगा है 2 2। ये सारे क्या चीज सेम आ रही है इनमें? इनका ये 2 सेम आ रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा? स्टेम इज सेम। लीव सारों के क्या आगे? डिफरेंट आगे। किसी के साथ लीव 0 है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज। लीव्स हमेशा यहां पर आते हैं, स्टेम्स दे आर ऑलवेज सेम। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, इट इज नथिंग एल्स। मीन निकालना हो वही तरीका है जी, वही तरीका है। इसको रीड करेंगे तो रीड कैसे करेंगे? 0 + 0 + 2 + 2 + 8 + 8 + 11 + 12 + 15 + 15 + 15 + 6 + 6 + 7 + 9 और plus 16 + 16, सॉरी, इसका मतलब समझ आ गई है। +20 + 20 + 21 + 22 + 25 + 26 + 27 + 28 + 28 + 29 + 30 + 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। समझ आ रही है? वही तरीका, मीन मीडियन मोड उसी तरह से निकालना है जैसे रॉ डेटा का निकालते थे आप। समझ आ रही है? ये सिर्फ क्या है? इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट डेटा। लिख लिया सारों ने कि नहीं? लिख लिया सारों ने कि नहीं? अच्छा, यहां तक था जी हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक। नया जो सा चैप्टर है, इट इज नंबर पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस। सो अभी तक हमारे 10 सेक्शंस हो चुके हैं। 11 सेक्शन लिखें जरा। नंबर सेक्शन नंबर 11 इज नंबर पैटर्न्स। हमारा जो नया सेक्शन है जी, दैट इज सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 में हम लोग नंबर पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर पैटर्न्स को मुख्तलिफ जगहों में सीक्वेंसेस का भी नाम दिया गया है, सीक्वेंसेस या सीरीज का नाम भी दिया गया है। इनको सीक्वेंसेस या सीरीज भी कहते हैं। नंबर पैटर्न का मतलब क्या होता है कि ये जो मतलब कह लें कि कंसेक्यूटिव न्यू नंबर्स आगे लिखे जाते हैं ना, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन, मतलब उनमें सारे नंबर्स हमें नहीं पता, चंद एक नंबर्स पता होते हैं और उनका एक पैटर्न हमें मालूम करना होता है। उनका पैटर्न जब हमें मालूम हो गया ना, तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि जी 100 पोजीशन पर क्या चीज पड़ी हुई होगी, 200 जगह पर क्या चीज पड़ी हुई होगी। हमें जस्ट उन नंबर्स के अंदर जो भी सीक्वेंस चल रहा होगा, जो भी सीरीज दी हुई होगी, हमें उसका पैटर्न सिर्फ जानना है। जैसे अगर ये इवन नंबर्स का पैटर्न होता तो ये 2 4 8,
2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा होता। अगर ये स्क्वायर्स वाला पैटर्न होता तो ये चलता 1 4 9 16 25 डॉट 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 सो ऑन। वहां से निकाल सकते थे कि अच्छा 100 जगह पे क्या होगा, 100 का स्क्वायर होगा। पहली जगह पे 1 का स्क्वायर था, दूसरी जगह पे 2 का स्क्वायर था, तीसरी जगह पे 3 का स्क्वायर था। पैटर्न की तलाश होती है सिर्फ। अब जब हम उस पैटर्न की बात करते हैं तो दो तरह के कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर कैरी होते हैं बच्चों। एक होती है किसी भी नंबर जब आगे बढ़ता जा रहा है, या तो वो अरिथमेटिक ग्रोथ होती है उसकी, यानी कि पिछले नंबर में कोई चीज प्लस करके अगला नंबर बन जाता है, पिछले नंबर में कोई चीज प्लस कर अगला नंबर बन जाता है। या तो जो दूसरी ग्रोथ होती है वो होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, वो पिछले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर बन जाता है बच्चों। तो दो डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब कोई चीज का, किसी चीज का प्रोग्रेस करना, किसी चीज का बड़ा होना। समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? सो एक सीक्वेंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा बताया मैंने? ज्योमेट्रिक। कौन सा वाला? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों के फॉर्मूलाज हैं, आपने सिर्फ ये देखना होता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस कर रहा है या ये ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस कर रहा है। दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब क्या बताया मैंने? प्रोग्रेस। प्रोग्रेशन का वर्ड कहां से निकला है? प्रोग्रेस से निकला है। प्रोग्रेस मींस इंक्रीज इन समथिंग, ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज ऑफ समथिंग। प्रोग्रेस मींस इंक्रीज ऑफ समथिंग। दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं ना एक्सक्लूसिवली पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं जरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। पहले मैं देख लेता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहा जाता है? ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं बच्चों जिनके अंदर जो कंसेक्यूटिव जो अगली टर्म्स होती है ना, उनका डिफरेंस कॉमन हो। जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो कॉमन होता है। यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म का जो डिफरेंस आप निकालेंगे, किसी भी टर्म के पास चले जाएं, उनका डिफरेंस हमेशा सेम आता है। तो उन तमाम तरह की जो सी आपकी सीरीज होंगी या सीक्वेंसेस होंगे, उनको बोलेंगे अरिथमेटिकली प्रोग्रेस्ड सीरीज। और उनके ऊपर एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला बता दो तो लिख लें अपने पास। सीक्वेंसेस विद, बाय द वे इसमें दो चीजें मैं पढ़ाऊंगा। वी विल डिस्कस टू कॉन्सेप्ट्स, सीक्वेंसेस विद कॉमन डिफरेंस भी इसी में पढ़ा दूंगा, और एक और इसके अंदर है सीक्वेंसेस विद अनकॉमन। अच्छा, पैटर्न इसमें भी होता है, अनकॉमन डिफरेंस में भी एक पैटर्न है, वो भी हम देखेंगे क्या पैटर्न होता है उसका। पहला टॉपिक कर लेते हैं सीक्वेंसेस विद कॉमन डिफरेंस। सीक्वेंसेस विद कॉमन डिफरेंस। पहला कॉन्सेप्ट है सीक्वेंसेस विद कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल 5 8 11 14 17। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? एंड इसी तरह से डॉट 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 सो ऑन। आप नोट करें, हर जो अगला नंबर है बच्चों, पिछले में क्या ऐड करके आ रहा है? +3 +3। यानी कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर
फर्क निकाला जाएगा, जब डिफरेंस निकाला जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा इनका, बताए मुझे, डिफरेंस कितना आएगा 3। इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, T2 इसको बोलेंगे T3, T4। T मींस टर्म, T का मतलब क्या होता है, टर्म। इसी तरह से ये कौन सी हो जाएगी आपकी, टर्म नंबर 5, T6, T7 एंड सो ऑन चलते हुए जो इसकी यहां पर जो टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी, nth टर्म। कौन सी टर्म है इसकी, nth टर्म, मतलब वो जो इंफिनिटी में जिधर भी पड़ी हुई है, ये हो जाएगी आपके पास Tn। क्या हो जाएगी आपके पास, Tn। इस पूरी के अंदर अगर आप देखें तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये एक ऐसा सीक्वेंस था जिसमें कॉमन डिफरेंस हमने देख लिया, कितना आया बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितने का आया, कॉमन डिफरेंस को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, डी के साथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिख लें अपने पास, इट इज अ स्पेशल सीक्वेंस इन विच there is a common difference between the consecutive terms. It is a special sequence, it is a special sequence in which there is a common difference, in which there is a common difference, in which there is a common difference between the consecutive terms जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं जी टू फाइंड द nth टर्म। कौन सी वाली टर्म, nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला, इट इज Tn is equals to T1 plus n minus 1 multiply by D। Tn is equals to T1 plus n minus 1 into D। अब T1 क्या चीज है बच्चों, कोई भी टर्म निकालनी हो ना, आपने बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास वो आंसर आ जाए। लेकिन अगर आप फिफ्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो T1 में यहाँ पे T1 की वैल्यू 5 डाल दें, n में फिफ्थ वैल्यू है, फिफ्थ वैल्यू तो n की जगह 5 डाल दें, d की जगह 3 डाल दें। क्लियर होगी मेरी बात क्या नहीं। T1 क्या है आपके पास, T1 इज द फर्स्ट टर्म बच्चों, d मैंने क्या बताया था आपको अभी, इट इज द कॉमन डिफरेंस, और n क्या चीज है आपका, n इज द पोजीशन ऑफ दैट नंबर। फिफ्थ पोजीशन वाला नंबर चाहिए तो आप n की जगह क्या डाल देंगे, पोजीशन डाल देंगे। तो लिख लें अपने पास n इज द लोकेशन या पोजीशन ऑफ द नंबर, इट इज लोकेशन या पोजीशन ऑफ नंबर, n इज द लोकेशन या पोजीशन ऑफ द नंबर। ये सिर्फ किस पर अप्लाई होता है, when the common difference is same। फॉर्मूला बोलें जरा, Tn is equals to T1 plus n minus 1 into, फिर से बोले Tn is equals to T1 plus n minus 1 into, फिर से बोले जरा T1 plus into, it only applies when the sequence has common difference। ये लिख लें दिस फॉर्मूला, क्योंकि दूसरे का फॉर्मूला डिफरेंट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला डिफरेंट है, तो इसका लिख लें अपने पास, इट ओनली अप्लाइज it only applies when when there is
या यूं कह लें कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, इट ओनली अप्लाइज व्हेन द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is same. Difference between consecutive terms is same, यानी only when there is a common difference. ठीक है, वहां पर सिर्फ अप्लाई होता है ये. मुझे जरा इसी प्रीवियस इसकी ना जरा nth टर्म निकाल के बताएं. एक क्वेश्चन है, find the nth term for the previous sequence nth term कैसे निकालेंगे? t1 की जगह पे टर्म 1 डाल दें, कितना आ जाएगा 5. n की जगह nth टर्म है तो n ही डलेगा, -1. d की वैल्यू कितनी है 3, तो tn आ जाएगा आपके पास 5 + 3n - 3. अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा tn = 3n + 2. 3n + 2 जी. सॉरी बच्चे, ये नंबर भी नंबर है और ये भी नंबर, दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे. इसको लिख ले मर्जी आप, ये तो बेसिक बात है. आपका दिल करे आप मल्टीप्लाई करना है, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें. समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट लिखें, फाइंड द 100th टर्म. इसी का मुझे 100th टर्म निकाल के बताएं. फाइंड द 100th टर्म. अच्छा बात सुने, ये वाला फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला था ना. ये वाला फॉर्मूला कौन सा है? जनरल. अभी जो केस मैंने किया उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ये आपके पास है फॉर्मूला फॉर nth टर्म. बेशक आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें या इजीली ये वाला इस्तेमाल करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे. तो बेटर ये है कि मैं तो ये वाला लगा लेता हूं क्योंकि इस गिवन क्वेश्चन के सिनेरियो में ये फॉर्मूला क्योंकि इसी से डिराइव हुआ है ना, तो बेशक आप वो पहले वाला इस्तेमाल कर लें या ये वाला कर लें, ये ज्यादा आसान है. ठीक है, तो ये आ जाएगा t100 = 3 × 100 + आप उधर से भी निकालेंगे. देखिए वही बात है, t1 में पहले भी 5 ही डाला था, अभी भी आपने 5 ही डालना है. यहाँ पे n की जगह आपने 100 डालना है, d की जगह आपने 3 डालना है. पहले भी यही डाला था आपने, वही सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए थे. सिर्फ n के अंदर आपने वैल्यू पुट नहीं की थी. अब मैं n में भी क्या कर रहा हूँ? वैल्यू पुट कर रहा हूँ. पहले आपने n में वैल्यू पुट नहीं की थी, अब आप n में भी वैल्यू पुट करेंगे. सो ये वाला फॉर्मूला या ये वाला सेम ही है. बात समझ आ रही है कि नहीं? दोनों फॉर्मूलाज गर्ल्स क्या है? सेम ही है. इसमें सिर्फ n के अंदर आपने 100 नहीं डाला हुआ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ये था कि nth टर्म निकालें. अब मैं जब 100th टर्म निकालूंगी तो n की जगह पे 100 आ जाएगा. क्लियर है मेरी बात कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? t100 = 302 आ जाएगा. बात समझ आ रही है कि नहीं? 302 आ जाएगा. फाइंड द 500th टर्म. Find t500. Find t500. Find t500. Find t Find t75. Find the location
या पोजीशन या नंबर ऑफ टर्म वेयर where 3002 is present. अब इसकी तरफ अगर तवज्जो दें तो T500 क्या हो जाएगा? ये कौन सी वाली लोकेशन है? मुझे बताएं कौन सी लोकेशन है? लोकेशन इज 500. n की जगह क्या डालेंगे आप लोग? 500 डाल देंगे. तो T500 में वही फॉर्मूला लगेगा 3n+2. तो 3n की जगह पे आ गया 500+2. 500 लोकेशन हमें पता चल जाएगी. $1502 आ जाएगा ये. T75 का आंसर कितना आया? $227 ओवरऑल आंसर आ गया. समझ आई? अब आखिरी सवाल में मैंने आपसे क्या चीज पूछी है? फाइंड द लोकेशन या नंबर ऑफ टर्म. अब क्या चीज पूछ रहा हूं आपसे मैं? क्या पूछ रहा हूं आपसे मैं? एन वेयर 302 इज प्रेजेंट. अब ये क्या है आपके पास? 3000 एंड 3002. ये आ गया आपके पास क्या चीज? टर्म आ गई. टर्म की लोकेशन नहीं पता लेकिन टर्म आपको पता है. यानी फॉर्मूला था आपके पास nth टर्म का था Tn इज. तवज्जो से अल्फाज पे गौर करें ना मेरे. जो फॉर्मूला था आपका nth टर्म के लिए वो था Tn इज इक्वल टू 3n+2. ये nth टर्म के लिए है ना. अगर आपको नंबर पता चल जाए, मतलब वो जो टर्म है वो पता चल जाए, उसकी लोकेशन ना पता हो,